हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बार फिर से माओ को कंटिन्यू करेंगे और माओ की यह पार्ट नंबर 3 पर वीडियो बनने वाली है और यह वीडियो लास्ट वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो में कुछ माओ से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। और माओ के जो बेसिकली अभी पार्ट नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि क्रांति के संबंध में सिद्धांत माओ के, जैसे सांस्कृतिक क्रांति का सिद्धांत, लंबी छलांग आंदोलन, है ना, और सर्वहारा हजारों विचारों या संप्रदायों को सामने आने का जो विचार माओ ने दिया। ठीक है, वो सारे विचार हमने पिछली वाली वीडियो नंबर 2 में या पार्ट नंबर 2 में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि रेड गार्ड्स कौन थे, है ना, और माओ के कुछ और जो इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं उनको हम देखेंगे बेसिकली इन सब पार्ट्स को मिला करके। तो ये अब जब आप देखें वीडियो को तो कंप्लीटली तीनों पार्ट 1 2 3 साथ में देखें, तभी आपको सारी चीजें करेक्ट हो पाएंगी। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, तो इस तरीके से 3 पार्ट में ये वीडियो बन रहा है। और इसी पार्ट में हम लास्ट वाले पार्ट नंबर 3 में माओ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग लास्ट तक बने रहे, वीडियो को अंत तक देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो देखते हैं लाल सुरक्षाकर्मी या लाल इन्हीं को रेड गार्ड भी कहते हैं। ठीक है, रेड गार्ड्स। अब देखिए रेड गार्ड्स क्या कर रहे थे माओ के लिए। तो आपने इसके पहले पढ़ा था कि सांस्कृतिक क्रांति जो माओ ने, ठीक है, सांस्कृतिक क्रांति का जो सिद्धांत दिया था, उस सांस्कृतिक क्रांति को आगे बढ़ाने में ये रेड गार्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल माओ के लिए प्ले कर रहे थे। तो उन्हीं के बारे में हमें देखना है। फर्स्ट पॉइंट है, सांस्कृतिक क्रांति को प्रभावी बनाने के लिए माओ त्से तुंग ने सैनिकों का प्रयोग किया था। ठीक है, आपने देखा था कि सैनिक के साथ साथ युवा वर्ग भी थे इसमें, और जो ये सैनिक थे इनके हाथों में क्या होता था, माओ त्से तुंग की विचारधारा से प्रभावित एक लाल किताब होती थी, इसीलिए इनको रेड गार्ड कहा जाता था। ठीक है, अब देखो जो ये सांस्कृतिक क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए जो माओ ने जिन सैनिकों का प्रयोग किया, वे सैनिक जो थे माओ की विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और माओ ने उनके हाथों में एक लाल किताब पकड़ा दी थी, और लाल किताब होने के कारण उनके हाथों में उनको रेड गार्ड बोला गया। और ये रेड गार्ड जो सैनिक बने, ये क्रांति के नए प्रहरीदार बन गए, या कह ले कि ये माओ के नए साथी, या क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए माओ के नए प्रहरीदार बन गए। इसके अलावा चीनी सेना यानी जनवादी मुक्ति सेना को पूर्णतः माओवादी विचारधारा में रंग दिया गया। ठीक है, तो ये माओ के रेड गार्ड संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इनको आप ध्यान रखेंगे। टू मेक द कल्चरल रेवोल्यूशन इफेक्टिव, माओ जेडोंग यूज्ड सोल्जर्स, दे हैड a red book in their hands inspired by Mao Zedong's ideology. That's why they were called red guards. They become a new uh, sentinels of the revolution. Through this, the Chinese Army People's Liberation Army was a completely painted in Maoist ideology. अब हमने माओ के लाल सुरक्षा कर्मियों को देख लिया कि रेड गार्ड कौन थे, इनके बारे में आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। और अब देखेंगे गैंग ऑफ फोर या चांडाल चौकड़ी इनको बोला जाता है। गैंग ऑफ फोर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 4 अधिकारियों के एक राजनीतिक समूह को नाम दिया गया था। ठीक है, ये क्या थे, कम्युनिस्ट पार्टी के ये 4 अधिकारी थे। इन चारों अधिकारियों का सामूहिक नाम गैंग ऑफ फोर कहा जाता था इनको। अब देखिए समूह की नेता जो थी, इन चारों लोगों के समूह की जो नेता थी वो थी जियांग किंग, माओ जेदांग की अंतिम पत्नी थी। ठीक है, समूह की नेता जो थी माओ जेदांग की अंतिम पत्नी जियांग किंग थी। ठीक है, अन्य 3 व्यक्ति जो थे इसमें झांग चुनकियाओ, याओ वेन युआन और वांग होंगवेन थे। तो इस तरीके से ये चांडाल चौकड़ी बनती है, या कह लें गैंग ऑफ फोर बनता है। द गैंग ऑफ फोर was the name given to the political group of 4 official of the Chinese Communist Party. The leader of the group was Jiang Qing, the last wife of Mao Zedong. The other 3 were Zhang Chunqiao, याओ वेन युआन एंड वांग होंगवेन। ठीक है,
तो ये जो थे 3 अन्य व्यक्ति थे और माओ की सबसे अंतिम पत्नी, यानी इन 4 लोगों से मिलाकर, 4 लोगों को मिलाकर एक चांडाल चौकड़ी या गैंग ऑफ 4 इन्हें बोला गया। अब ये गैंग ऑफ 4 जो थे वे चीन की सांस्कृतिक क्रांति के दौरान शक्तिशाली बन चुके थे। माओ जेदांग की मृत्यु के बाद जियांग क्विंग पर सत्ता कब्जाने के लिए सत्ता पर कब्जा करने के लिए तख्ता पलट की साजिश रच रही थी और उन्हें गैंग ऑफ 4 में उनके करीबी सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। ठीक है, अब गैंग ऑफ 4 में हुआ क्या कि माओ जेदांग की जो पत्नी थी, ठीक है, माओ की मृत्यु के बाद माओ की पत्नी ने या गैंग ऑफ 4 ने माओ की पार्टी पर कब्जा करने का कोशिश की और सरकार के बदलने का प्रयास यानी तख्ता पलट का प्रयास किया। और अंत में हुआ क्या कि उनकी ये साजिश पता चल गई, लोगों को, सरकार को साजिश पता चली और वहां की सरकार ने उनको या उनके करीबियों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चलाया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। They become powerful during China's cultural revolution. After Mao Zedong death, Jiang Qing was plotting a coup to seize the power. She and her close associates in the Gang of 4 were arrested and put on the trial. अब देखते हैं माओ ने जो क्रांतियां इतने समय से की, चाहे वो सांस्कृतिक क्रांति हो, चाहे वो लंबी छलांग आंदोलन की क्रांति हो, चाहे वो जो भी क्रांतियां हो, है ना, उन क्रांति की विशेषता क्या थी माओ की। माओ ने, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, जो रेड या बोल्ड करके लिखा गया है वो सारे कोटेशंस एग्जाम में आए हुए होते हैं या फिर उनके आने की पॉसिबिलिटीज एग्जाम में हमेशा बनी रहती है। अब देखिए माओ त्से तुंग ने पहली बार किसानों को क्रांति का अगुवा बनाया, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि माओ ने क्रांति में सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया, किसानों को दिया, ये बात ध्यान रखना है आपको। माओ त्से तुंग ने चीन जैसे सामंतवादी समाज में क्रांति को संभव बना दिया। माओ त्से तुंग ने लेनिन की तरह चेतना को भौतिक तत्वों से ज्यादा महत्वपूर्ण माना। अब देखिए चेतना को लेनिन भी मानता है, ग्रामसी भी मानता था, ग्रामसी भी कहता था कि भौतिक तत्वों से ज्यादा महत्वपूर्ण चेतना है, लेनिन भी कहता है भौतिक तत्वों से ज्यादा महत्वपूर्ण चेतना है क्रांति करने के लिए, और माओ भी कह रहा है भौतिक तत्वों से ज्यादा चेतना महत्वपूर्ण है क्रांति करने के लिए। तो माओ की तरह लेनिन भी चेतना को बहुत ज्यादा महत्व दे रहा है मटेरियल थिंग्स की बिहाफ पर। ठीक है, माओ त्से तुंग for the first time made the peasant the leaders of the revolution. Mao Zedong made revolution possible in a feudal society like a China. Like Lenin, Mao Zedong considered consciousness more important than the material elements. लेनिन की तरह माओ भी कह रहा है कि कंसियसनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेवोल्यूशन अगर करना है तो हमें कंसियसनेस को समझना पड़ेगा। कंसियसनेस इज अ मोर इंपॉर्टेंट देन द मटेरियल एलिमेंट्स या मटेरियल सिचुएशन। अब देखते हैं माओ त्से तुंग पहले मार्क्सवादी विचारक थे जिन्होंने सैन्य शक्ति पर इतना ज्यादा बल दिया। तो देखो माओ ऐसे पहले विचारक हैं जो सैन्य शक्ति पर क्रांति के लिए ज्यादा बल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर क्रांति करनी है तो हमें सैन्य शक्ति पर बल देना पड़ेगा। माओ त्से तुंग का प्रसिद्ध कथन है कि शक्ति जो है बंदूक की नली से निकलती है। ध्यान रखना, ये नेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ना। माओ से लगभग क्वेश्चन आता रहता है हमेशा। जो बच्चे कंटिन्यू एग्जाम में देते रहते हैं या जिन्होंने PYQ सॉल्व किया होगा उनको सारी चीजें पता होंगी कि कहाँ से क्वेश्चन, कौन से लाइन से क्वेश्चन उठता है, वो आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। ठीक है, माओ त्से तुंग जो है हिस्ट्री ऑफ सोशलिज्म इस पुस्तक से बहुत ज्यादा प्रभावित था। इस पुस्तक का प्रभाव माओ के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि ये बुक किसने लिखी, हिस्ट्री ऑफ सोशलिज्म, आप लोग बताएंगे, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, माओ त्से तुंग वाज द फर्स्ट मार्क्सिस्ट थिंकर हु लेड so much emphasis on military power. Mao Zedong famous statement that power comes from the barrel of a gun. ठीक है, शक्ति कहाँ से आती है, बंदूक की नली से आती है, ऐसा माओ कहता है। माओ त्से-तुंग was very influenced by the book हिस्ट्री ऑफ सोशलिज्म। जो ये हिस्ट्री ऑफ सोशलिज्म है ये बहुत सारे थिंकर्स ने लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि वो कौन सा थिंकर्स था जिसने माओ को प्रभावित किया। माओ त्से-तुंग के अनुसार
अब देखो क्रांति के संदर्भ में माओ का फेमस स्टेटमेंट है, क्रांति खाने की दावत या निबंध लिखने जैसा नहीं है, यह सैकड़ों वर्षों के विद्रोह एवं दमन का परिणाम होता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। माओ कह रहा है कि क्रांति एक दिन में नहीं होता कि आप खाने पे दावत दे के किसी को बुला ले, तो क्रांति करने के लिए सभी व्यक्तियों को एक साथ आप इकट्ठा नहीं कर सकते। और आप ऐसा भी नहीं है कि आप एक निबंध जैसा लिख दें कि चलो भाई एक निबंध पर एक कंपटीशन हो जाए। ठीक है, तो माओ कहता है कि क्रांति जो होती है एक लंबे समय तक समाज में संघर्ष चलता है, जिसके बाद ये क्रांति होती है। ठीक है, माओ के अनुसार क्रांति के केंद्र जो हैं वो शहर नहीं होंगे, ध्यान रखना। माओ के अनुसार क्रांति के केंद्र शहर नहीं बल्कि गांव होंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इनको याद रखेंगे, नेट के पेपर में पूछा गया है। क्रांति का तरीका भी माओ के अनुसार गोरिल्ला युद्ध होगा, यानी छिप कर वार करना। ये माओ कह रहा है क्रांति का तरीका होगा। According to Mao Zedong, revolution is not like a dinner or writing an essay. It is the result of the hundred of years of rebellion and repression. ठीक है, according to Mao, the center of revolution will not be cities but villages. ठीक है, तो माओ कह रहा है कि जो रेवोल्यूशन के सेंटर्स होंगे वो क्या कहाँ होंगे, विलेजेस में होंगे, नॉट सिटीज। द मेथड ऑफ अ रेवोल्यूशन विल बी गोरिल्ला वेलफेयर, तो फारवेयर। ठीक है, गोरिल्ला वारफेयर। तो माओ कहता है कि जो रेवोल्यूशन होगा उस रेवोल्यूशन में गोरिल्ला वॉर की तरह हम छिप छिप कर वॉर करेंगे। ठीक है, गोरिल्ला वॉरफेयर करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि माओ के क्रांति संबंधी विशेषता क्या है माओ की। माओ ने क्रांति में किसको आगे माना, क्या किसानों को माना या मजदूरों को माना, या किसानों और मजदूरों दोनों को माना। तो अगर दोनों भी हैं तो भी नेट के आंसर में जो माना गया सही आंसर है कि माओ ने क्रांति का अग्रदूत किसे बनाया है, तो क्रांति का अग्रदूत जो है किसानों को बनाया इसने। ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, अब देखते हैं थ्योरी ऑफ पीपल्स वॉर, यानी लोक युद्ध का सिद्धांत क्या है या लोक युद्ध की संकल्पना क्या है। माओ ने लोक युद्ध की एक मौलिक अवधारणा प्रस्तुत की, युद्ध संगठित सेना की बजाय संगठित जनता करे। ठीक है, माओ कह रहा है कि युद्ध जो होगा वो लोक युद्ध का मतलब है कि जनता का युद्ध। ठीक है, लोक का मतलब पब्लिक यानी जनता, युद्ध सेना की बजाय कौन करे, जनता करे, जनता संगठित होकर करे, तब युद्ध का रिजल्ट ज्यादा बेहतर मिलेगा। ठीक है, माओ कह रहा है कि युद्ध संगठित सेना की बजाय संगठित जनता यानी लोग करें, संगठित लोग करें तो युद्ध ज्यादा बेहतर होगा और रिजल्ट भी उसके ज्यादा बेहतर है। माओ ने हथियारों से अधिक महत्व किसको दिया है, जनता को दिया है। ठीक है, माओ ने हथियारों से अधिक महत्व जनता को दिया है। Mao presented a fundamental concept of the people's war. The war should be waged by the organized people rather than the organized army. माओ कहता है कि जो वॉर होना चाहिए, ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड पीपल के द्वारा होना चाहिए, ना कि ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के द्वारा। माओ गेव मोर इम्पोर्टेंस टू द पीपल देन द वेपन्स। माओ जो है पीपल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है बजाय वेपन्स के। ठीक है, माओ ने वेपन्स पर उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जितना इंपॉर्टेंस उसने पीपल या लोगों के ऊपर दिया। इसी संबंध में माओ का प्रसिद्ध कथन है वॉर के संबंध में कि युद्ध में हथियारों का अपना महत्व है, पर हथियार जो है निर्णायक तत्व नहीं है, निर्णय मनुष्य के द्वारा लिया जाता है, जड़ वस्तुओं के द्वारा नहीं। ठीक है, तो जो माओ ने पीपल्स वॉर का कॉन्सेप्ट दिया है उसी संदर्भ में माओ कहता है कि युद्ध में हथियारों का अपना महत्व होता है, ठीक बात है, लेकिन कभी भी हथियार निर्णायक नहीं हो सकते। माओ कहता है कि निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है युद्ध में, हमेशा मनुष्य के द्वारा निर्णय लिया जाता है, जड़ वस्तु यानी हथियारों के द्वारा नहीं लिया जाता। ये बात आप ध्यान रखेंगे, माओ का मोस्ट फेमस स्टेटमेंट है। इसी प्रकार माओ का विश्वास था कि मानव वातावरण का निर्माण नहीं करता, बल्कि मानव वातावरण का इसी प्रकार माओ का विश्वास था कि वातावरण जो है मानव का निर्माण नहीं करता, बल्कि मानव जो होता है
वह एटमॉस्फेयर यानी वातावरण का निर्माण करता है। ठीक है, तो आप ये चीजें जरूर ध्यान में रखेंगे। आपको लग रहा होगा कि सर इतना बड़ा बड़ा इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट आप देते हैं, इतना पढ़ाते हैं, डीप में क्यों पढ़ा रहे हैं? तो डीप में पढ़ाने का मतलब यही है कि आप कोचिंग अगर ज्वाइन करोगे तो आपको इसका कम से कम जितना मैंने पढ़ाया है कंटेंट, उसका आपको केवल 60% चीजें आपको कोचिंग वाले पढ़ाते हैं। ठीक है और 60% चीजें पढ़ के आप नेट नहीं पास कर पाओगे, क्योंकि जितना आप पढ़ोगे उतनी गारंटी नहीं कि आप उतना याद कर पाओगे। 60 पढ़ोगे तो 30 याद होगा या 40 याद होगा, है ना? तो आप अगर 100% पढ़ोगे तो कम से कम आपको 60 से 70 याद होगा, तब भी आपका नेट आराम से क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जितना ज्यादा डिटेल में, जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट डीप में सीखेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो कोचिंग वोचिंग के चक्कर में आप लोग बहुत ज्यादा ना पढ़िए। जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं आप इनसे पढ़ें, या आप खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो वो और बेहतर है। माओस फेमस स्टेटमेंट इन द रिगार्ड इज वेपन हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस इन अ वॉर बट दे आर नॉट डिसाइडिंग फैक्टर। ठीक है, माओ कहता है कि वेपन्स का अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है, लेकिन वेपन्स कभी भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बन सकती। ठीक है, क्योंकि डिसीजन आर मेड बाय ह्यूमंस। माओ कहता है जो डिसीजन लिया जाता है वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा लिया जाता है, नॉट बाय इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। Similarly, Mao believed that the environment does not create human, but human creates the environment. ठीक है, माओ कहता है कि एनवायरमेंट कभी भी मानव ह्यूमन बीइंग को क्रिएट नहीं कर सकता, बल्कि ह्यूमन बीइंग जो होता है वो एनवायरमेंट का क्रिएशन करता है या क्रिएट कर सकता है उसको। अब देखते हैं लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का सिद्धांत क्या कहलाता है। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का सिद्धांत दिल्ली में ज़्यादा पॉल्यूशन है। ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से गले में खराश, आंखों में जलन, है ना, ये सारी चीज़ें कॉमन है। तो आप लोग प्लीज़ अगर वीडियो में थोड़ी सी अगर ये सारी चीज़ें आपको अगर खराश वगैरह गले से मेरी आवाज़ अगर ऐसा निकल रहा है तो आप लोग थोड़ा सा उसको कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, प्लीज़ आप उसके साथ कोऑपरेट कीजिए। क्योंकि सर्दियों के मौसम में आप सबको पता है कि दिल्ली का जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाता है, बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। और हाँ, इतना मैं कोई एडिटर वगैरह नहीं, मुझे एडिटिंग वगैरह नहीं आती, वीडियो की एडिटिंग करना। अगर हो सकता होता एडिटिंग वगैरह मैंने सीखा होता तो शायद ये सारे पार्ट्स जो अनवांटेड वॉइस वगैरह आ जाती हैं उनको मैं क्लियर कर पाता। तो आप थोड़ा सा इसके लिए कोऑपरेट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन। ये भी एक माओ का कॉन्सेप्ट है। यह सिद्धांत बेसिकली लेनिन ने दिया है। ठीक है, इसीलिए डॉयशर ने कहा है कि माओ जो है लेनिन के कंधों पर खड़े हैं। ठीक है, किसका स्टेटमेंट है कि माओ लेनिन के कंधों पर खड़े हैं? तो डॉयशर ने ऐसा बोला है। अगर आप BPSC की तैयारी करते हैं या फिर आप अदर स्टेट की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। माओ ने भी लेनिन की तरह लेनिन व ग्राम्स्की की तरह यह मानता था कि चेतना स्वतः नहीं आती, बल्कि इसके लिए चेतना बाहर से लानी पड़ती है। बाहर से चेतना लाने का काम कौन करता है? तो साम्यवादी दल करता है। यह कम्युनिस्ट पार्टी करता है, यह साम्यवादी पार्टी करती है। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। This theory is basically Lenin's. That is why Dreiser has said Mao stands on the Lenin's shoulder. Mao, like Lenin and Gramsci, believed that consensus does not come automatically, but external effort are necessary for it. ठीक है, तो माओ भी कहता है लेनिन की तरह और ग्राम्स्की की तरह कि जो कंससनेस होता है ये ऑटोमेटिकली नहीं आता, बल्कि इसको एक्सटर्नल एफर्ट के थ्रू लाया जाता है। या कह लें कंससनेस लाने के लिए, चेतना लाने के लिए एक्सटर्नल एफर्ट बहुत ही नेसेसरी है। अतः किसानों व मजदूरों में साम्यवादी चेतना लाने का दायित्व कौन करेगा? साम्यवादी दल को सौंपा गया। ठीक है, अब किसान मजदूर अपने आप से कभी भी क्रांति नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि शोषण उनका हो रहा है या नहीं हो रहा। वो तो बेचारे काम करते रहते हैं, अपने जीवन को चलाते रहते हैं। तो उनके अंदर चेतना कौन लाएगा? उनको कौन बताएगा भैया आपका शोषण हो रहा है,
किसान आपके शोषण हो रहे हैं, तो ये काम करेगा साम्यवादी दल। ठीक है, तो यही चेतना साम्यवादी दल जो है मजदूरों और किसानों के अंदर लाएगी। साम्यवादी दल के गठन का आधार क्या होगा? लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण, यानी कि साम्यवादी दल का सांगठनिक ढांचा जो होगा वो लोकतांत्रिक केंद्रवाद पर आधारित होगा। साम्यवादी दल का सांगठनिक ढांचा लोकतांत्रिक केंद्रवाद पर आधारित होगा। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का मतलब क्या है कि केंद्र में ऊपर एक सेंट्रल पावर बैठी होगी, लेकिन अलग अलग जो मेंबर्स होंगे उनको पार्टी में डिसीजन लेने बोलने का अधिकार तो होगा, लेकिन जो निर्णय लिए जाएंगे वो कहां से लिए जाएंगे? ऊपर से। ठीक है, ऊपर से निर्णय लिए जाएंगे और ऊपर के निर्णय नीचे के लोगों को मानना पड़ेगा। Hence, the responsibility of bringing communist consciousness among farmers and workers was entrusted to the Communist Party. The basis of the formation of the Communist Party will be democratic centralization. The organization structure of the Communist Party will be based on the democratic centralism. अब देखिए, अब डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का बेसिक मतलब क्या होता है? जिसका मतलब यह है कि पार्टी में नेतृत्व का निर्धारण व नेतृत्व का चयन लोकतांत्रिक तरीके से होगा, पर एक बार नेतृत्व का चयन होने के बाद दल के सदस्यों को उस नेतृत्व के निर्णय अनिवार्य रूप से मानने होंगे। अब देखो, जैसे ये पिरामिड जैसा एक आकार है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर लोकतांत्रिक तरीके से आप डिसीजन लो कि आप इस यहाँ पर सबसे टॉप पर किस बंदे को बैठाना चाहते हो। ठीक है, आपके पास डिसीजन है, एक बार आप फ्री होकर के निर्णय ले सकते हैं, है ना। ये सारे बंदे क्या कर सकते हैं? डिसीजन ले सकते हैं कि मैं ए नाम के व्यक्ति को इस सबसे टॉप पर बैठाना चाहता हूं। ठीक है, डिसीजन आपने ले लिया सबने, लेकिन एक बार डिसीजन ले लिया आपने, तो उसके बाद फिर ए वाला बंदा जो डिसीजन लेगा वो सारे बंदों को हमेशा के लिए मानना पड़ेगा। ठीक है, इसी कहते हैं लोकतांत्रिक केंद्रवाद। लोकतंत्र तो होगा, लेकिन सारे निर्णय कौन लेगा? ऊपर से लिए जाएंगे, यानी केंद्र से, सेंटर से सारे निर्णय लिए जाएंगे। ठीक है, निर्णय प्रक्रिया केंद्रीकृत होगी, यानी केंद्र से ही निर्णय लिया जाएगा, सबसे ऊपर से ही निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद नीचे की तरफ वो निर्णय आगे बढ़ता जाएगा। माओ ने कहा साम्यवादी दल जो होगा, साम्यवादी दल सेना पर नियंत्रण रखेगा, ना कि सेना दल पर। ठीक है, ये माओ का स्टेटमेंट है। which means the determination of a leadership and selection of leadership in the party will be democratic, but once the leadership is selected, the party members will have to accept the decision of that leadership. The decision making process will be centralized. Mao said the Communist Party will control the army. माओ कहता है कम्युनिस्ट पार्टी जो होगी वो आर्मी को कंट्रोल करेगी, नॉट आर्मी द पार्टी, ना कि आर्मी जो है पार्टी को करेगी। चलिए, गाजर और छड़ी का सिद्धांत देखते हैं। इसी को कहीं पे चारा और छड़ी का सिद्धांत देखने को मिलेगा, कहीं पे इसको कैरेट एंड स्टिक। कैरेट एंड स्टिक का मतलब होता है कि जैसे देखो, बचपन में आप लोगों ने कोई बदमाशी की होगी तो आपके पेरेंट्स बुलाते होंगे, ले बेटा टॉफी ले ले, आजा आजा, नहीं मारूंगा तुम। अब आप लोग बोलते हैं नहीं नहीं मारोगे मैं आऊंगा ना, तो आप लोग टॉफी देते हैं, लोग खाने के लिए कुछ भी ले लो, जिससे वो बच्चा लालच में आ जाता है आपके पास। जब आ जाता है तो आप पकड़ के उसकी पिटाई करते हैं। तो यही क्या है? यही गाजर जो दिखाना उसको या कैरेट दिखाना उसको, यही लालच है। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं, जैसे चाइना पहले किसी भी कंट्रीज को ऐसे लालच देता है, उसको अपने ऋण जाल में फंसाता है। जब उस अपने ऋण जाल में या अपनी दोस्ती में फंसा लेता है, तब उसके ऊपर क्या करता है? वो अटैक करता है। ठीक है, इसी को जब अटैक करता है तो वो छड़ी का काम करता है, और जब बुलाता है अपने पास किसी को तो वो गाजर का काम करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यह माओ की विदेश नीति का आधार रही है। क्या? कैरेट एंड स्टिक्स। ठीक है, गाजर और छड़ी का जो सिद्धांत है माओ की विदेश नीति का आधार रही है। इस सिद्धांत को चीन ने आगे बढ़ाया है और भारत के संदर्भ में यह नीति विशेष रूप से चीन के द्वारा प्रयोग की जाती रही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे 1962 में वॉर होता है भारत चीन का। ठीक है, लेकिन उससे पहले 1954 29 अप्रैल, ध्यान रखना डेट वाइज, 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता होता है। पंचशील समझौते में दोनों एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करने का बात करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है 1962 में आक्रमण कर देता है चाइना। ठीक है, तो यही है, पहले इसने समझौता किया गाजर के थ्रू या चारा के थ्रू कि हम भाई आपस में हिंदी चीनी भाई भाई हैं, है ना। लेकिन 1962 में इसने क्या दिखाया
वो आक्रमण करके छड़ी का प्रयोग किया। चलिए, गाजर के संदर्भ में हिंदी चीनी भाई भाई तथा पंचशील समझौते को मुख्य रूप से देखा जाता है। ये बात ध्यान रखना कि गाजर क्या है, यानी कि एक मित्रता बढ़ाना या मित्रता का हाथ बढ़ाना। ठीक है, पंचशील समझौता भी एक मित्रता का समझौता था। हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा दिया गया, ये भी एक गाजर का ही संदर्भ है, यानी मित्रता का संबंध है। लेकिन अब जब देखेंगे आप, जब वॉर होता है, तो जब वॉर शुरू होता है, चाहे वो डोकलाम वॉर को देख लें, चाहे वो आप 1962 का वॉर देख लें, है ना, ये सारे वॉर क्या हैं, ये सारे वॉर जो हैं स्टिक का काम करते हैं, छड़ी का काम करते हैं। ठीक है। This has been the basis of Mao's foreign policy. The principle had been taken forward by China, and this policy has been used by China, especially in the context of India. ठीक है, तो ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा यूज कर रहा है चाइना। बेसिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैरेट, हिंदी चीनी भाई भाई एंड पंचशील एग्रीमेंट आर मेनली सीन। ठीक है, हम इस संदर्भ में या गाजर या कैरेट एंड स्टिक, कैरेट और स्टिक के जो संदर्भ में हम या कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं बेसिकली, तो हमने अगर देखना है तो कैरेट के संदर्भ में, ठीक है, कैरेट क्या है, हिंदी चाइनीज भाई भाई का जो कॉन्सेप्ट है ये है, और पंचशील एग्रीमेंट ये भी क्या है, ये भी कैरेट का कॉन्सेप्ट है। लेकिन स्टिक का कॉन्सेप्ट वहां पर लागू होता है जहां पर वॉर का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। जब भारत और चाइना में वॉर होगा, इंडिया एंड चाइना में, तो वहां पे हम स्टिक का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब देखिए, वहीं दूसरी तरफ छड़ी के रूप में हम देखते हैं किसको, 1962 के युद्ध को, स्टेपल वीजा कॉन्सेप्ट को और डोकलाम विवाद को। ठीक है, तो स्टेपल वीजा, डोकलाम विवाद और भारत चाइना युद्ध 1962 को हम छड़ी के रूप में देख सकते हैं। चीन की विदेश नीति में 5 उंगलियों का सिद्धांत उसकी विस्तारवादी नीति के तहत देखा जाता है, यानी चाइना हमेशा अपनी विस्तार को आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। ठीक है, तो माओ ने जो 5 उंगलियों का सिद्धांत दिया, उसमें बताया कि हथेली क्या है, उसकी तिब्बत है, तिब्बत को इसने हथेली बता दिया। फिर अरुणाचल प्रदेश, है ना, नेपाल, भूटान, सिक्किम, ऐसे ऐसे करके उसने सभी जो भारत के पड़ोसी राज्य हैं या पड़ोसी देश हैं, उन सबको अपने में मिलाने का एक पॉलिसी अपनाई। उसी को 5 उंगलियों का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह चाइना की एक्सटेंशन पॉलिसी कहलाती है या विस्तारवादी नीति कहलाती है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इन 1962 वॉर स्टेपल वीजा, आपके लिए स्टेपल वीजा क्या है बताना आप। ठीक है, स्टेपल वीजा का कॉन्सेप्ट कहां पे यूज करता है चाइना, एंड द डोकलाम डिस्प्यूट्स are seen as the main issues. The five-finger policy, the five-finger theory in China's foreign policy is seen as a part of his expansionist policy. देखिए, अब आपको दिख जाएगा कि माओ के अनुसार तिब्बत जो है चीन के दाएं हाथ की हथेली है, लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इस हथेली की 5 उंगलियां हैं, उंगलियां हैं। ठीक है, उंगलियां हैं जिनका चीन में विलय क्या है, चीन में विलय आवश्यक है या चीन में उनका मर्ज होना बहुत जरूरी है, ऐसा माओ कहता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माओ, तिब्बत is the palm of China's right hand and Ladakh, Nepal, Bhutan, Sikkim and Arunachal Pradesh are the 5 fingers of this palm whose merger with the China is necessary, जिनका चाइना में मर्ज होना बहुत ही आवश्यक है या बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इस तरीके से आपने सारी चीजों को एक एक करके स्टडी कर लिया है। अब देखेंगे माओ के द्वारा सोवियत संघ में स्टालिनवादी नीतियों की आलोचना की गई है। माओज क्रिटिसिज्म ऑफ स्टालिन्स पॉलिसीज इन द सोवियत यूनियन। ठीक है, अब देखो माओ कैसे सोवियत यूनियन में स्टालिन की आलोचना करता है, क्यों करता है, इसको भी सीखना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि आपने ऊपर के कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं अभी तक। माओ त्से तुंग के अनुसार स्टालिन ने रूस में उद्योगों की स्थापना करते समय रूस में किसानों की हितों की उपेक्षा की। ठीक है, अब देखो माओ जो है स्टालिन की आलोचना क्यों कर रहा है, क्योंकि माओ कहता है कि स्टालिन जो था, जब ये रूस में उद्योग लगा रहा था, इंडस्ट्रीज की स्टैब्लिशमेंट कर रहा था, उद्योगों की स्थापना कर रहा था, तो उस समय रूस के किसानों के हितों की क्या की, स्टालिन ने उपेक्षा की।
यानी कि स्टालिन ने रूस के किसानों को अनदेखा किया, ठीक है। इसीलिए माओ क्या करता है, स्टालिन की आलोचना करता है, स्टालिन की नीतियों की क्रिटिसाइज्म करता है या क्रिटिसाइज करता है। देखिए दूसरा पॉइंट, सोवियत संघ में भारी औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई, जबकि जरूरत भारी उद्योगों के साथ साथ किसान या एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी आगे बढ़ाने की जरूरत थी, जो कि माओ कह रहा है कि जो कि स्टालिन ने केवल और केवल औद्योगिकरण को आगे बढ़ाया, ना कि किसान के हितों को आगे बढ़ाया, ठीक है। जबकि सोवियत संघ में भारी औद्योगिकरण से ज्यादा जरूरी क्या था, छोटे छोटे किसानों के उद्योगों को आगे बढ़ाना था, किसानों के प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाना था या किसानों के हितों को आगे बढ़ाना था। माओ के अनुसार कृषि क्षेत्र के विकास और मझोले उद्योगों के विकास के पश्चात ही भारी उद्योगों की स्थापना करना संभव है। लेकिन स्टालिन ने क्या किया, कृषि क्षेत्र का विकास नहीं किया, छोटे उद्योगों का विकास नहीं किया, केवल और केवल स्टालिन ने बड़े बड़े उद्योग लगाए, जो कि माओ आलोचना कर रहा है बड़े बड़े उद्योगों की। माओ कह रहा है कि जरूरी था कि कृषि क्षेत्र का विकास किया जाए सोवियत संघ में, जरूरी था कि छोटे छोटे उद्योगों को डेवलप किया जाए। हाँ, जब ये उद्योग आगे बढ़ जाएंगे, जैसे कि कृषि क्षेत्र का विकास हो जाए या मीडियम इंटरप्राइजेस जो थे या मीडियम जो इंडस्ट्रीज थी वो डेवलप हो जाए, तब उसके बाद जो है स्टालिन को बड़े बड़े उद्योग लगाने थे। लेकिन स्टालिन ने क्या किया कि सबसे पहले उसने बड़े बड़े उद्योग लगा दिए, इसीलिए माओ क्या करता है, इसकी आलोचना करता है स्टालिन की। अकॉर्डिंग टू माओ त्से-तुंग, स्टालिन इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स इन रशिया while setting up the industries in Russia. Heavy industrialization was given priority in the Soviet Union. ध्यान रखना इस बात को। According to Mao Zedong, it is the possible to set up the heavy industries only after the development of the agriculture sector and the development of the medium industries. Mao Zedong कहता है कि प्रायोरिटी में क्या रखना चाहिए था, पहले डेवलपमेंट करना चाहिए था एग्रीकल्चर सेक्टर्स का, डेवलपमेंट करना चाहिए था मीडियम इंडस्ट्रीज का, उसके बाद हैवी इंडस्ट्रीज का डेवलप करना चाहिए था। लेकिन स्टालिन ने क्या किया, उल्टा किया। सबसे पहले स्टालिन ने हैवी इंडस्ट्रीज लगाना शुरू किया, जो कि बहुत बड़ा उसका मूर्खतापूर्ण काम था। आगे देखिए, माओ के अनुसार स्टालिन की केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में जन सहभागिता क्या थी, अनुपस्थित थी। माओ कह रहा है कि जो स्टालिन ने केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई सोवियत संघ में, उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन जीरो था, कुछ भी नहीं था। माओ मानता था कि बिना लोगों के पार्टिसिपेशन के, बिना जनता के पार्टिसिपेशन के ना तो क्रांति हो सकती है और ना ही अर्थव्यवस्था का विकास हो सकता है। उद्योगों और पूंजी का विकास राज्य द्वारा बाध्यकारी रूप में किया गया, जबकि माओ कहता था कि उद्योग और पूंजी का जबकि माओ चाहता था कि उद्योग और पूंजी का विकास राज्य के द्वारा तो किए जाए, लेकिन राज्य के द्वारा बाध्यकारी रूप में ना किए जाए, लोगों को स्वतंत्रता दी जाए, लोगों को भी व्यापार और बिजनेस या व्यापार और इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की आजादी मिलनी चाहिए थी। माओ त्से-तुंग के अनुसार दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए सामुदायिक स्वैच्छिक भागीदारी बहुत ही आवश्यक है, जो कि सोवियत यूनियन में नहीं की गई थी। इसीलिए आगे चल के सोवियत यूनियन की अर्थव्यवस्था जो थी पूरी तरीके से टूट गई या बिखर गई, जिससे सोवियत संघ का विघटन भी माना जाता है। अब सोवियत संघ के विघटन में बहुत सारे फैक्टर्स थे, एक फैक्टर्स को आप नहीं कह सकते, ठीक है, वो देखेंगे जब हम शीत युद्ध पढ़ेंगे, जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे या अंतरराष्ट्रीय राजनीति जब पढ़ेंगे, तो वहां पे कोल्ड वॉर वगैरह पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे शीत युद्ध का विघटन क्यों हुआ, क्या फैक्टर्स थे, है ना, इतने दिन शीत युद्ध क्यों चला, शीत युद्ध शुरू ही क्यों हुआ, सबसे बड़ी बात तो यही है। चलिए, अकॉर्डिंग टू माओ जेडंग, मास पार्टिसिपेशन वाज एब्सेंट इन स्टालिन्स सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज एंड कैपिटल वर डेवलप्ड compulsorily by the state. According to Mao Zedong, voluntary participation of the community is essential for long term economic development. अब देखिए, कुछ एग्जाम बूस्टर पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे, इनको आप पढ़ेंगे। माओ कहता है कि पार्टी जो है गण को नियंत्रित करती है, यानी दल जो है गण को नियंत्रित करती है, गण पार्टी को नियंत्रित नहीं करती।
ठीक है, ये बात ध्यान रखना। युद्ध में सशस्त्र या हथियार जो है महत्वपूर्ण है पर निर्णायक नहीं है। निर्णय मनुष्य करते हैं, ना कि हथियार या जड़ वस्तुएं। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए माओ ने कहा कि अणु बम क्या है, वास्तविक नहीं बल्कि कागजों का शेर है। एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। तो अणु बम वास्तविक शेर है? नहीं। अणु बम क्या है? माओ कहते हैं ये कागजी शेर है ना। अणु बम को चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, लोग चाहिए उसके लिए, है ना। नहीं तो अणु बम का अणु बम या परमाणु बम आप बना के रखो, कोई फायदा उसका नहीं है। माओ कहता था कि युद्ध जीतने के लिए लोगों का संगठन जरूरी है, लोगों के अंदर निर्णायक क्षमता होनी जरूरी है। ठीक है, अणु बम क्या है? अणु बम तो एक जड़ वस्तु है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये युद्ध में निर्णायक विजय आपको नहीं दिला सकता। निर्णायक विजय कौन दिलाता है? मनुष्य दिलाते हैं, ना कि अणु बम या कोई हथियार। पार्टी कंट्रोल्स द गन, नॉट गन कंट्रोल बाय द पार्टी, नॉट द गन द पार्टी। इन वॉर वेपन्स आर इंपॉर्टेंट बट नॉट डिसिसिव। Decisions are made by men, not inanimate objects. Set of the United States. The atom bomb is a not real thing but a paper tiger. माओ ने ये स्टेटमेंट माओ का बहुत ही फेमस है, ध्यान रखना इसको। अब नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध ने रूसी क्रांति, द्वितीय विश्व युद्ध ने चीनी क्रांति तथा तीसरा विश्व युद्ध संपूर्ण विश्व में समाज साम्यवाद स्थापना या साम्यवाद की स्थापना करेगा, ऐसा माओ कहता है। माओ कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध ने रूस की क्रांति कराई, दूसरे विश्व युद्ध ने चीन की क्रांति और तीसरा विश्व युद्ध क्या करेगा? संपूर्ण विश्व में साम्यवाद की स्थापना करेगा। माओ कहा करता था, मैं तो हरे जंगलों की यूनिवर्सिटी का स्नातक हूं, मैंने यही सब कुछ सीखा था। अर्थात क्रांति के दौरान माओ जब जंगलों में भाग के रहने लगा कुओमितांग सरकार के खिलाफ, तो वो वहां पर बहुत सारी चीजों को सीखा। तो इस संदर्भ में वो कहता है कि मैं हरे जंगलों का स्नातक हूं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रॉट अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रॉट अबाउट द चाइनीज रेवोल्यूशन एंड द थर्ड वर्ल्ड वॉर वुड स्टैब्लिश कम्युनिज्म इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। माओ यूज्ड टू से, I am gratitude of the University of the Green Forest. I learned everything here. That's I learned it while living in the jungle during the revolution. अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम लगभग 12 क्वेश्चन के आसपास हम देखेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो ये आप इतना सारा पढ़ने के बाद अगर ये सारा प्रैक्टिस लगा लेंगे तो ओवरऑल आपको माओ के बारे में कंप्लीटली एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे एग्जाम में पूछा जाता है ना। आप एक चीज जरूर ध्यान रखना कि अगर कोई भी टीचर यह दावा करे कि सारी चीज मेरे नोट से आता है, यह सारी चीज मेरे द्वारा पढ़ाई गई आती है, तो उसका मतलब ये समझ लेना उस टीचर को कुछ पता नहीं है अभी तक। ठीक है, तो वो टीचर सबसे बड़ा पागल है। कभी भी आप ये दावा नहीं कर सकते ये कि सारी चीजें मेरे नोट से आती हैं, ये सारी चीजें इसी बुक से आती हैं, है ना। आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाइए बच्चों को, आप बेसिक चीजें सिखाइए। हाँ, इतने बेहतर तरीके से सिखा दीजिए कि वो चाहे किसी भी बुक से पूछी जाए, चाहे किसी भी नोट से आए, वो क्वेश्चन उसको आता हो, है ना। आपको सिखाने का तरीका आपका ये होना चाहिए कि आप ऐसा बच्चों को पढ़ाओ, ऐसा सिखाओ कि सारे कॉन्सेप्ट एक वीडियो में, एक पीपीटी में या एक क्या कहते हैं नोट्स में समराइज करने की कोशिश आप करो, जिससे बच्चा अधिक से अधिक चीज़ों को सीखे। और आप ये दावा मत करो कि सारी चीज़ें हमारे नोट से आएंगी या उनके नोट से आएंगी या फलाने को नोट से आएंगी, ये सब चीज़ें गलत बात होती हैं। हाँ, बट आपको पहले आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, PYQ आप देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप उठाकर देखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब आपको ये आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, तब आप कोई एक वीडियो देखिए किसी भी चैनल की, चाहे आप मेरी वीडियो देखिए या किसी भी टीचर की वीडियो देखिए। आपको अगर लग रहा है कि हाँ ये एग्जाम के पैटर्न के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, जो पढ़ाते हैं सर वो एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा गया है एग्जाम में, तो वो आपके काम की चीज़ है। आप उसको बस एक्सेप्ट कर लीजिए, आप अपने अंदर उसको समाहित कीजिए। आप इतना डिबेट मत कीजिए कि किस चैनल से क्या पढ़ाया जाता है, किस चैनल पे क्या नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, हर टीचर की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, हर टीचर अपना बेस्ट देने का कोशिश करता है। ठीक है, प्रतिरोधी तथा अप्रतिरोधी अंतर विरोध के बीच अंतर किसने किया?
तो सबसे आसान तरीका है माओ, आप पढ़ रहे हो तो आपको पता ही है माओ ने किया है ये। हु मेड द डिस्टिंक्शंस बिटवीन द irresistible and irresistible contradiction। तो माओ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा माओ के नेतृत्व के अनुसार माओ के नेतृत्व में एक सर्वप्रथम जन आंदोलन था। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि जो ये नीचे के आंदोलन है इसमें सबसे पहला आंदोलन माओ ने कौन सा आंदोलन किया था। ठीक है, तो आपको क्या बताना है इसमें से सबसे पहला आंदोलन कौन सा था माओ का। सर्वप्रथम जन आंदोलन की बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आंदोलन था माओ का, सैकड़ों फूल खिलने दो और अनेकों विचार संप्रदायों को शामिल होने दो। मैंने ऊपर माओ की आंदोलन को लिख रखा है, ईयर वाइज भी दे रखा है आपको, मैंने पढ़ा रखा है। सांस्कृतिक क्रांति कब हुई है, ये 10 वर्षों तक चली है, 1966 से लेकर 1976 तक। ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है या लंबी छलांग आंदोलन जो है ये 3 वर्षों की लिए रही है, 1958 से 1960 तक चली है ये। ठीक है, और सैकड़ों फूल खिलने दो आई थिंक 1957 में ये आया था। ठीक है, तो अभी तक के इन तीनों में से पहले तो यही आया है, फिर उसके बाद ग्रेट लीप फॉरवर्ड आया है, फिर सांस्कृतिक क्रांति अंतर विरोध आया है। ठीक है, तो इस तरीके से 1 नंबर पे ये हो जाएगा, 2 नंबर पे ये हो जाएगा, तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा। पूछा है कौन सा आंदोलन सबसे पहला था, तो सी वाला ऑप्शन पहले था, सैकड़ों फूल खिलने दो और अनेकों विचार और संप्रदायों को शामिल होने का मौका दो। ठीक है, Which one of the following was the first mass movement led by Mao? तो let the 100 flowers bloom and many schools of the thought joins। ठीक है, ये कब हुआ था, ये 1957 में हुआ था ये वाला आंदोलन, और ग्रेट लीप 1958 में हुआ था, 1958 से 60 ईयर्स 3 साल का था ये। और ये कल्चरल रिवॉल्यूशन जो 10 साल का था, 1966 से लेकर 66 से लेकर 76 तक। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी सारी तैयारी को अच्छे से करें, आप एक एक चीजों को अच्छे से पढ़ें, हो सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले, है ना। अभी तक सारी चीजों को आपको क्रम से भी लगाना सीखना है कि माओ के आंदोलन को क्रम में लगाएं, कैसे लगाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन माओ का नहीं है, माओ ने कौन सा स्टेटमेंट नहीं दिया है। राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, तो बिल्कुल सही है। कठोर परिश्रम के 3 वर्ष, खुशियों के 10,000 वर्ष, ये कब किस आंदोलन में माओ ने बोला है, तो लंबी छलांग आंदोलन बोलता है, लंबी छलांग आंदोलन या ग्रेट लीप मूवमेंट में ये बोलता है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड में। ठीक है, जो कब से कब तक चला लंबी छलांग आंदोलन, 1958 से 60 वर्ष तक। माओ कहता है इस 58 से 60 यानी 3 वर्षों में हम अगर कठोर परिश्रम कर लेंगे तो हमें 1000 वर्ष खुशियों के मिल जाएंगे, तो ये भी सही है। अणुबम वास्तविक शेर है क्या, माओ कहता है, तो नहीं। माओ ने कहा अमेरिका के संदर्भ में अणुबम वास्तविक शेर नहीं बल्कि क्या है, कागजी शेर है। ध्यान रखना यही स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्रांति एक रात्रि भोज आयोजन नहीं है, बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। Which one of the following statement is not Mao's? Political power grows from the barrel of gun, बिल्कुल सही है। 3 years of hard work, 10,000 years of the happiness, बिल्कुल सही है। ये माओ कहता है ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट में। ठीक है, द एटम बम इज अ रियल लायन, नहीं, तो एटम बम रियल लायन नहीं है, रियल टाइगर नहीं है, बल्कि क्या है, एक पेपर टाइगर है ये। रेवोल्यूशन इज अ नॉट डिनर पार्टी, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। किसने कहा कि राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रक्त है, यही उल्टा जो था माओ का मार्क्स का था, समस्त आर्थिक कार्य, सॉरी माओ ने सॉरी कार्ल मार्क्स ने कहा था कि आर्थिक कार्य समस्त राजनीतिक कार्य का जीवन रखता है, ऐसा किसने बोला था, मार्क्स ने बोला था। लेकिन माओ का कहना है कि सभी राजनीतिक कार्य आर्थिक कार्य का जीवन रखता है, ऐसा माओ जेदांग ने बोला। ठीक है,
रॉल्स की बुक्स को आपको याद रखना है, जो क्रम वाइज है, जैसे थियरी ऑफ जस्टिस है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म है ना, इस तरीके से जो भी बुक्स है उसकी याद रखना है। कार्ल मार्क्स की बुक्स को क्रम में याद रखें। फ्रांच फैनन, ठीक है, अभी हम फ्रांच फैनन अगला चैप्टर अगली वीडियो में देखेंगे जब भी आएगा ये, ठीक है। द रेचेड ऑफ द अर्थ इसकी फेमस बुक है। ये एक मनोचिकित्सक वैज्ञानिक था या डॉक्टर था, उसके बारे में देखेंगे। अल्जीरियाई क्रांति में कैसे इसने पार्टिसिपेट किया, क्या क्या किया, वो सारी चीजें हम अगली क्लास में जब हमारा अगला वीडियो आएगा उस पे ऊपर डिस्कस करेंगे अगले थिंकर्स को, ठीक है। हु सेड दैट द पॉलिटिकल एक्शन इज अ लाइफ ब्लड ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्शन, ठीक है, तो ये माओ जेडोंग कहता है। कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने कोशिश करने की, ऐड करने की कोशिश की है, जो जैसे कि कुछ चीज़ें जो हमारे पीडीएफ में नहीं है उनको मैंने एक ओवरऑल पीडीएफ में भी या फिर कह लें क्वेश्चंस के थ्रू भी शामिल करने का कोशिश किया है या प्रयास किया है। माओ चीनी क्रांति के नायक एवं चीन के प्रथम राष्ट्र अध्यक्ष थे। उन्होंने 1 अक्टूबर 1949, अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि चीन की जो साम्यवादी क्रांति हुई कब हुई, 1 अक्टूबर 1949 को। माओवादी शासन पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की नींव रखी और 9 सितंबर 1976 में अपने निधन तक सर्वोच्च पद पर ये बने रहे, यानी जब तक इसकी मृत्यु नहीं हुई तब तक माओ जो है प्रेसिडेंट बना रहा। Mao was the hero of the Chinese Revolution and first head of the state of China. He laid the foundation of Mao's regime People's Republic of China on 1st October 1949 and remained in the highest position until his death on 9 September 1976. अब देखिए, जब 9 सितंबर 1976 को माओ की मृत्यु होती है तो इसकी जगह पे जो है कौन शासन में बैठता है, ठीक है, वो चीजें आपको याद होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसकी क्रांतिकारी भूमिका पर बल देना माओ का सर्वाधिक मौलिक योगदान था? किसकी क्रांतिकारी भूमिका, क्रांति में किसकी भूमिका पर सबसे ज्यादा बल दिया? तो आंख बंद करके कृषक वर्ग पर करना है आपको। मैंने आपको बताया था माओ ने क्रांति में किसको ज्यादा महत्व दिया, किसानों का साथ दिया या किसानों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। इसमें सर्वहारा वर्ग भी है, कृषक वर्ग का समुच्चय भी है, तो ये नहीं होगा, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कृषक वर्ग होगा। इसमें नेट के पेपर में आया हुआ है, आई थिंक 2013 या 14 के पेपर में, ठीक है। माओज मोस्ट ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन वाज द एम्फेसाइसिस ऑन द रेवोल्यूशनरी रोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पीजेंट्री या फार्मर ग्रुप्स, फार्मर्स ग्रुप। लोक युद्ध अभी आपने जस्ट पढ़ा है, ठीक है। लोक युद्ध की संकल्पना विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, यानी पीपल्स वॉर का कॉन्सेप्ट किसको मिलता है, माओ त्से-तुंग को, है ना। एक शब्द आपने पढ़ा था लोकतांत्रिक केंद्रवाद, डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन, तो ये सबसे पहले लेनिन ने दिया था, लेनिन के बाद माओ ने दिया था। तो क्वेश्चन क्या है, लोक युद्ध पीपल्स वॉर की कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, तो माओ ने दिया है, ठीक है। माओ कहता है कि सेना की बजाय लोगों को वॉर में आगे रखना चाहिए, लोगों का संगठन युद्ध के लिए बहुत जरूरी है बजाय सेना के, ठीक है, इसमें ये बोला गया है। द क्रेडिट फॉर डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द पीपल्स वॉर गोज टू द माओ त्से-तुंग। साम्यवाद को एशियाटिक फॉर्म में किसने अनुकूलित किया, तो माओ त्से-तुंग ने, यानी साम्यवाद को एशिया में, यानी एशिया के रूप में बदलने का। साम्यवाद तो ठीक था, साम्यवाद जो यूरोप के संदर्भ में था, जो यूएसएसआर के संदर्भ में था, उस संदर्भ को तोड़ मरोड़ कर उस संदर्भ को परिवर्तित रूप में एशिया के फॉर्म में, यानी चीन के लिए कह लें या कह लें एशियाई देशों के लिए जो साम्यवाद का प्रयोग किया गया वो माओ त्से-तुंग के द्वारा किया गया, ठीक है। माओ ने कहा कि जैसे यूरोप और सोवियत संघ में साम्यवाद है, जैसे वहां पर क्रांति हो रही है, वैसे हम क्रांति नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर क्रांति केवल मजदूरों के द्वारा की जा रही है, केवल सर्वहारा वर्ग के द्वारा की जा रही है। लेकिन चाइना जैसे साम्यवादी देशों में, चाइना जैसे सामंतवादी देशों में किसानों को माओ ने क्या किया, माओ ने किसानों को क्रांति का अग्रदूत बना दिया, क्रांति का अग्रवाहक बना दिया, जिसके माध्यम से सामंतवादी देशों में भी माओ ने क्रांति करके दिखा दी। हु अडॉप्टेड द कम्युनिज्म टू द एशियाटिक फॉर्म, तो माओ त्से-तुंग।
माओ का विश्वास मूलतः एक ऐसी क्रांति से है जो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जनता के द्वारा लाई जाए। तो क्या ये सब क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं सब डायरेक्ट एग्जाम में, ठीक है। माओ ने कभी भी क्रांति के संदर्भ में शहरों को नहीं प्रदर्शित किया, ठीक है। माओ हमेशा कहता है कि क्रांति का केंद्र क्या होगा, गांव होंगे, क्रांति के केंद्र गांव होंगे, ना कि शहर, ठीक है। माओ का विश्वास था कि चीन और दूसरे एशियाई देशों में वहां का किसान वर्ग क्रांति लाने में क्या है, समर्थ है। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को एशियाई साम्यवाद का रूप भी बोला जाता है, ठीक है। माओ प्राइमरी believed in a revolution that would be the brought about the rural areas by the rural people. He firmly believed that the peasants class या farmers class in China and other Asian countries was capable of bringing about the revolution. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। माओ त्से तुंग द्वारा प्रतिपादित नव लोकतंत्र, ठीक है, न्यू डेमोक्रेसी, ठीक है। नव लोकतंत्र का मुख्य लक्षण क्या है। अब आपने पहले वाले पार्ट में आई थिंक नव लोकतंत्र का विचार पढ़ा था। क्या पहला वाला ऑप्शन सही है, देखते हैं। संयुक्त तानाशाही के तहत सभी साम्राज्यवादी विरोधी और सामंतवादी विरोधी लोगों के नेतृत्व में सर्वहारा वर्ग का एक लोकतांत्रिक गठबंधन, या फिर संयुक्त समाजवादी सोवियत गणतंत्र के जैसा एक लोकतांत्रिक गणतंत्र। नहीं, तो माओ ने कभी भी सोवियत संघ के जैसा गणतंत्र बनाने का प्रयास नहीं किया, तो गलत हो जाएगा। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिकी देश जैसा ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र, बिल्कुल गलत, क्योंकि माओ अमेरिका जैसे पूंजीवादी देशों का विरोधी है। जर्मनी के हिटलर की तरह सत्तावादी व्यवस्था, तो ये भी गलत हो जाएगा। जापानी राजतंत्र की रूपरेखा पर आधारित राजशाही व्यवस्था, तो ये भी गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। माओ चाहता था कि नव लोकतंत्र का मुख्य लक्षण क्या होगा, संयुक्त तानाशाही होगी, जिसके तहत सभी साम्राज्यवादी विरोधी और सामंतवाद का विरोध किया जाएगा, ठीक है। लोगों का नेतृत्व किया जाएगा, और ये नेतृत्व कौन करेगा, सर्वहारा वर्ग का एक लोकतांत्रिक गणतंत्र करेगा। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ अ न्यू डेमोक्रेसी एज द propounded by Mao Zedong, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द प्रोलेटेरिएट अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑल एंटी इंपीरियलिस्ट एंड एंटी फ्यूडल पीपल अंडर द जॉइन द डिक्टेटरशिप। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अंतर विरोधी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो माओ, ठीक है। माओ कहता है कि समाज में अंतर विरोध, ठीक है, कंट्राडिक्शन, ये अंतर विरोध का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया, ऑन कंट्राडिक्शन में, ऑन कंट्राडिक्शन, ठीक है। ऑन कंट्राडिक्शन में माओ कहता है कि चाहे कोई सी भी व्यवस्था, चाहे साम्यवाद व्यवस्था आ जाए, चाहे पूंजीवाद आए, चाहे कोई सी व्यवस्था है, विरोध अनंत काल तक रहेंगे, संघर्ष समाज में अनंत काल तक चलता रहेगा, ठीक है। ये माओ का फेमस स्टेटमेंट। हु प्रोपाउंडेड बाय द थ्योरी ऑफ अ कंट्राडिक्शन, तो माओ ऑन कंट्राडिक्शन माओ की बुक भी है ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार प्रतिपादित किया, तो सबको पता है, अभी आप लोगों ने सांस्कृतिक क्रांति का विचार पढ़ा था, पार्ट नंबर 2 में पढ़ा है आई थिंक, ठीक है। तो माओ त्से तुंग ने सांस्कृतिक क्रांति का विचार दिया हुआ है। Who among the following propounded in the idea of the cultural revolution under the socialism, समाजवाद के अंतर्गत ये सोशलिज्म के थ्रू किसने कल्चरल रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया है, तो माओ त्से तुंग है, ठीक है। ये भी आपको पता है, राजनीतिक शक्ति या शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, कथन किसका है, तो माओ का है। पॉलिटिकल पावर स्प्रिंग्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, हु सेड दिस, माओ त्से तुंग। लास्ट क्वेश्चन आज का, माओ के नबील लोकतंत्र का लक्षण क्या है। मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम न्यू डेमोक्रेसी पढ़ रहे थे, ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि माओ ने लोकतंत्र के 3 प्रकार बताए थे, कौन कौन से। एक तो पूंजीवादी अधिनायकवादी लोकतंत्र, दूसरा जो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवादी लोकतंत्र है, तीसरा माओ कहता है नवीन लोकतंत्र, या इसी को नव लोकतंत्र या न्यू डेमोक्रेसी कहते हैं। तो माओ ने बताया था कि इस न्यू डेमोक्रेसी में 4 वर्ग आएंगे, किसान आएगा, मजदूर आएगा, सर्वहारा आएगा और
मझले जो ये छोटे राष्ट्रवादी आएंगे, सॉरी राष्ट्र एक बार मैं फिर से क्लियर करता हूं, इसमें 4 वर्ग में कौन कौन से आएंगे, तो किसान आएगा, ठीक है, प्लस इसमें छोटे अमीर आएंगे, छोटे बुर्जुआ, छोटे अमीर वर्ग आएंगे, प्लस इसमें राष्ट्रवादी बुर्जुआ वर्ग आएंगे, प्लस इसमें सर्वहारा या मजदूर आएंगे। ये 4 वर्गों का क्या होगा, एक संगठन होगा, और ये लोग, ये चारों मिलकर एक नवीन लोकतंत्र का निर्माण करेंगे, और इन चारों का जो विरोध करेगा उनके खिलाफ ये चारों मिलकर क्या करेंगे, तानाशाही के जैसा ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, किसान भी दिख रहा है। किसान क्या है, किसान गरीब आदमी होता है, यानी कि समाजवाद का लक्षण आपको दिखेगा और पूंजीवाद दोनों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था का मिश्रित रूप है माओ का नवीन लोकतंत्र। तो इस तरीके से आपका ये पूरा कंप्लीट होता है माओ। मैं आपको दिखाने का प्रयास भी करता हूं नवीन लोकतंत्र वाले क्वेश्चंस को। ये देखिए, नव लोकतंत्र या नवीन लोकतंत्र इसे कहते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होगा, मैंने आपको बताया था कि नव लोकतंत्र का मुख्य लक्षण क्या है, पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था का मिश्रित रूप है। ये मैंने आपको पहले लिखवा दिया था, मैंने कहा था कि एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और हालांकि एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके पहले भी मैंने आपको यहाँ पर भी नोट करके लिखवाया हुआ है, इसलिए मैं कहता हूँ आप जो भी नोट या बोल्ड या रेड करके लिखा गया आप उनको जरूर याद रखें, जरूर पढ़ते रहें, और जो चीज़ें समझ में ना आए प्लीज़ उनको कमेंट करके जरूर पूछें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ शेयर जरूर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग वीडियो से जुड़ें और उन बच्चों तक वीडियो पहुँचे जो इतना फीस नहीं पेड कर सकते भाई, 5,000 4,000 जितनी फीस होती है। ठीक है, वो केवल अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, है ना, वो अपना केवल एक रिचार्ज करें नेट का, और बस केवल फ्री में कंटेंट पढ़ें, फ्री में ऑथेंटिक रिसोर्सेज से पढ़ें, और बेस्ट क्वालिटी पढ़ें, बेस्ट कंटेंट पढ़ें, जिससे उनका सिलेक्शन 100% श्योर हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।